जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश में नदियां और उसका हम भाग 1 पे चर्चा करेंगे। और आज की सिर्फ इस क्लास में हम नर्मदा नदी के ऊपर चर्चा करेंगे कि नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र कितना है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है, नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात है, कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है, कौन कौन से नगर है, कौन कौन सी पुस्तक है, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम इस वीडियो में आज करेंगे। अब मध्य प्रदेश में नदियाँ, भारत में सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है। कहाँ प्रभावित होती है? मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है। इसी कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका भी कहा जाता है। लगभग 400 नदियां छोटी बड़ी जो मध्य प्रदेश में प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश में जो अधिकतर नदियां हैं वो सब प्रायद्वीपीय प्रकार की है। प्रायद्वीपीय प्रकार का मतलब ये है, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ठीक ऊपर वाला भाग उत्तर भारत का मैदान और नीचे वाला भाग प्रायद्वीपीय वाला भाग कहलाता है। तो मध्य प्रदेश की अधिकतर नदियां कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और मध्य प्रदेश में देखा जाए नदियों का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा पर्वत माना जाता है? तो विंध्याचल पर्वत, क्योंकि अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल विंध्याचल श्रेणी से ही माना गया है। और विंध्याचल पर्वत और सतपूर्णा पर्वत जो मध्य प्रदेश में 2 पर्वत है, इन दोनों को ही जल विभाजक का कार्य माना गया है। क्योंकि सतपूर्णा पर्वत है वह देखा जाए नर्मदा और ताप्ती के भी जल विभाजक का कार्य करता है। विंध्याचल और देखा जाए सतपूर्णा नर्मदा तथा गंगा यमुना की जितनी भी सहायक नदियां उनके भी जल विभाजक का कार्य करता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं? नर्मदा नदी के अन्य नाम है रेवा, ओके, अगला है मेकालसूता, अगला है शिवपुत्री, अगला है सोमा देवी, अगला है नामदोस, अगला है कावेरी। ये सब क्या है? नर्मदा के अन्य नाम हैं। देखा जाए सोमा देवी भी कहते हैं, सोन प्रभा भी कहते हैं, ये सभी रेवा भी कहते हैं, मेकालसूता, शिवपुत्री, सोमा देवी, सोन प्रभा, कावेरी। कावेरी इसका नाम पड़ता है ओमकारेश्वर में। कहाँ पड़ता है? ओमकारेश्वर में। नामदोस, नामदोस इसका नाम प्रसिद्ध एक भूगोल का देखा जाए प्रसिद्ध एक लेखक है जिसका नाम टोलेमी है। क्या नाम है? टोलेमी। और टोलेमी ने ही इसको नाम क्या दिया था? नामदोस नाम दिया था। इसके अलावा इसे शिवपुत्री भी कहा गया है, अर्थात भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव की से पुत्री भी कहा गया है। अब नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सतपूर्णा की जो मेकाल श्रेणी है। मैंने आपको पर्वत वाले टॉपिक में बताया था कि सतपूर्णा की 3 श्रेणी है, पश्चिमी श्रेणी, पूर्वी श्रेणी और मेकाल श्रेणी। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो सतपूर्णा की जो मेकाल श्रेणी है, उस मेकाल श्रेणी में देखा जाए एक अमरकंटक नामक स्थान है जो अनूपपुर में है। कहाँ पर है? अमरकंटक नामक स्थान जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। कहाँ से हुआ है? अनूपपुर के अमरकंटक से, ओके। और यह अमरकंटक जो नामक स्थान है यह मेकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई हमें 1036 मीटर और किसी किसी बुक में हमें 1048 मीटर भी देखने को मिलती है। अब देखा जाए यह अमरकंटक जो नामक स्थान है यह 3 नदियों का उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश में बहती है। एक आ गई आपकी नर्मदा, दूसरी हो गई सोन और तीसरी होती है जोहिला। इसके अलावा एक और चौथी नदी का भी उद्गम स्थल है जो होती है महानदी, परंतु वह देखा जाए अमरकंटक का जो छत्तीसगढ़ वाला भाग है वहां से वह निकलती है। परंतु मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कितनी नदियां बहती है? 3 नदियां बहती हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक
मध्य प्रदेश के लगभग 15 से 16 जिलों में नर्मदा नदी बहती है। मैप की दृष्टि से देखा जाए तो 15 और शासन की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी 16 जिलों में बहती है। अब ये देखा जाए 16 जिले कौन कौन से हैं, तो इन जिलों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आता है अनूपपुर, दूसरा आता है डिंडोरी, तीसरा आता है मंडला, चौथा आता है सिवनी। बस इसके ऊपर ही यह है कि सिवनी आपको बुक में जिला देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? क्योंकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नमामि नर्मदे सेवा यात्रा प्रारंभ की गई थी। ओके, अब नमामि नर्मदे सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 को आरंभ की गई थी। कब आरंभ की गई थी? 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी। 15 मई 2017 को यह समाप्त हुई थी और लगभग 3350 किलोमीटर की यह यात्रा थी और मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरी थी। तो वो 16 जिले जो आप 15 जिले देखते हैं बुक में, उसमें एक जिला और ऐड कर दिया जाए तो 16 जिले हो जाते हैं। और वो 16वां जिला कौन सा है? सिवनी है, जो हमें बुक में देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, फिर सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर। अलीराजपुर के बाद वो महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। फिर महाराष्ट्र के बाद वो गुजरात में जाती है और गुजरात में फिर देखा जाए फिर कच्छ, आपके खंबात की खाड़ी में जाकर वो समाप्त हो जाती है, अर्थात अरब सागर में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी जो है वो देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर, किधर? अर्थात देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। अब इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इस नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। परंतु मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। अब इसकी महाराष्ट्र में इसकी लंबाई कितनी है? तो महाराष्ट्र में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर। परंतु इस 74 किलोमीटर से 34 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हुए और 40 किलोमीटर यह गुजरात के साथ सीमा बनाते हुए बहती है। और लास्ट की जो बस्ती है वो आती है गुजरात में 161 किलोमीटर। इस प्रकार देखा जाए 1077 किलोमीटर, 74 किलोमीटर और 161 किलोमीटर, टोटल कितना हो जाता है? 1312 किलोमीटर में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में कितना है? तो नर्मदा नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में 89.8% है। कितना है? 89.8% हमें देखने को मिलता है। कुछ कुछ हमें देखा जाए साइट पर या बुक में हमें 86% भी देखने को मिलता है, परंतु उसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? 89.8% देखने को मिलता है। यह कहाँ पर देखने को मिलता है? एमपी में हमें देखने को मिलता है। 7.5% हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में देखने को मिलता है। 2.7% हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यह महाराष्ट्र में हमें इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, नर्मदा नदी की लंबाई की हो गई, नर्मदा नदी के जिले की बात हो गई, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियों पर। नर्मदा नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं। भारत में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो हिमालयी नदियां हो या प्रायद्वीपीय नदियां हो, उन सभी नदियों में से सर्वाधिक अगर किसी की सहायक नदी है तो वह किसकी है? नर्मदा नदी की है। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियां कितनी हैं? 41 है। कितनी है? 41 है। इसमें से देखा जाए नर्मदा नदी कैसे बह रही है? पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, अर्थात इस प्रकार। तो ये ऊपर वाला जो भाग होगा तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? बताइए। ये वाला भाग कहलाएगा दायां भाग। कौन सा भाग कहलाएगा? दायां भाग।
और नीचे वाला भाग क्या कहलाएगा, बायां भाग। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की। कितनी हैं, 41 नदी हैं। अब इसमें से दाईं ओर की सहायक नदी कितनी है, तो इसमें से दाईं ओर की सहायक नदी कितनी है, 19 है। और बाईं ओर की सहायक नदी कितनी है, अर्थात 22 है। तो टोटल कितनी हो जाती है इसकी, 41 सहायक नदियां हो जाती है। जैसे बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, देनवा, तवा, मंजाल, ये आदि इसकी देखा जाए बाईं ओर की सहायक नदियां। कौन सी सहायक नदियां हैं, बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, अर्थात इधर गली सहायक नदियां हैं। अब अगला आता है हिरण, हथनी, दिंदोरी, बरना, चंद्रकेशर, कन्हार, मान और ऊटी, ये सब इसकी दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। कि कौन सी, दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करते हैं, 41 तो सहायक नदियां हो गई है। अब हम अगली चीज पर चर्चा करते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से बांध हैं। अर्थात नर्मदा नदी जो और उसकी सहायक नदियां हैं 41, इस पर लगभग 30 तो बड़े, ओके, देखा जाए 30 बड़े, 135 मध्यम और 3000 लघु बांध बनाए गए। 30 तो सबसे बड़े, 135 एवरेज अर्थात मध्यम बांध और 3000 अर्थात छोटे बांध बनाए गए हैं। परंतु उसमें से हम 4 प्रमुख बड़े बड़े बांधों के ऊपर हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर सबसे पहला बांध, जो बड़ा बांध था, वो कौन सा था, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी पर स्थित सबसे पहला बांध, जो बड़ा बांध था। वो बड़ा बांध जिसे अपन पूर्ण बांध भी कह सकते हैं, वह है आपका जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर में। और इस बांध को अपन बरगी बांध के नाम से भी जानते हैं, या फिर रानी अवंतीबाई सागर। ओके, तो रानी अवंतीबाई सागर बांध के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका जो निर्माण कार्य है 1975 में देखा जाए, 1975 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और 1988 को इसका निर्माण कार्य क्या हो गया था, पूर्ण हो चुका था। अब जो ये बरगी बांध है, जिसे अपन रानी अवंतीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं, ये नर्मदा नदी पर स्थित एक सबसे बड़ा पहला बांध है। अर्थात मध्य प्रदेश में जो सबसे पहले बांध बना था नर्मदा नदी पर, वो कौन सा था, वो बरगी बांध था। अब ये देखा जाए यहाँ पर इस बरगी बांध में कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो इस बरगी बांध में लगभग 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितना, 100 मेगावाट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन कहाँ से होता है, बरगी बांध से हमें देखने को मिलता है। अब इस बरगी बांध की ऊंचाई कितनी है, तो इस बरगी बांध की जो ऊंचाई है वो 69.80 मीटर है, अर्थात लगभग 70 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तथा इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 5370 मीटर। कुछ कुछ बुक में हमें 5337 मीटर भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 5337 या 5357 जो भी आपको देखने को मिल जाए, यहाँ पर 57 भी कर सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा बांध, नर्मदा नदी पर स्थित सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो उसका आंसर क्या रहेगा, बरगी बांध, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है, 5370 मीटर हमें देखने को मिलती है। ऊंचाई कितनी, लगभग 70 मीटर हमें देखने को मिलती है। और इस बांध की देखरेख कौन करता है, तो इस बांध की देखरेख करता है नर्मदा घाटी विकास विभाग। कौन करता है, नर्मदा घाटी विकास विभाग। अब इसके आगे जब हम आते हैं तो हमें नरसिंहपुर और होशंगाबाद के बीच एक बारना बांध देखने को मिलता है। कौन सा बांध देखने को मिलता है, बारना बांध देखने को मिलता है। जो कौन सी नदी पर है, तो यह इसकी एक जो सहायक नदी है बारना, उस नदी पर हमें बना हुआ दिखने को मिलता है। फिर हम और आगे आते हैं तो हमें एक और बांध देखने को मिलता है, कोलार बांध। कहाँ देखने को मिलता है, कोलार बांध। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमें सीहोर में देखने को मिलता है। कोलार एक नदी है और उसी पर एक ये बांध बनाया गया है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, सीहोर में देखने को मिलता है। अब मध्य प्रदेश में बरगी बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध हमें देखने को मिलता है खंडवा में। कहाँ देखने को मिलता है, खंडवा में। खंडवा में एक जगह है पुनासा।
ओके, और इस पुनासा में ही देखा जाए हमें एक और बांध देखने को मिलता है, और इस बांध का नाम क्या है? इंदिरा सागर परियोजना। क्या नाम है? इंदिरा सागर परियोजना। इस इंदिरा सागर परियोजना के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। यह जलाशय अगर पूरा भरा रहे तो लगभग 1 साल तक भारत के सभी जनसंख्या अर्थात नागरिकों की प्यास अकेले बुझा सकता है। केवल मैं यहाँ पर प्यास की बात कर रहा हूँ, उपयोग की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बांध केवल मध्य देखा जाए पूरे भारत की जनसंख्या की क्या बुझा सकता है? प्यास बुझा सकता है। अब इस इंदिरा सागर बांध की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है? तो इस इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 92 मीटर। कितनी है? 92 मीटर। और इसकी तो ये हो गई ऊंचाई, और लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 653 मीटर। कितनी है? 653 मीटर क्या देखने को मिलती है हमें? इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। अब इस इंदिरा सागर बांध जो पुनासा में है, ये कितना विद्युत का उत्पादन करता है? तो यह लगभग 1000 मेगावाट। क्या है? 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। अर्थात 125 मेगावाट की 8 टरबाइन यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। 125 मेगावाट के 8 टरबाइन, तो टोटल कितने हो गए? 1000 मेगावाट। अब अगला बांध इसी खंडवा नगर में स्थित है, ओमकारेश्वर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? ओमकारेश्वर। ओके, ओमकारेश्वर का एक और नाम मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मानधाता। मानधाता गांव, अर्थात यहाँ ओमकारेश्वर का पुराना नाम प्राचीन समय मानधाता था, क्योंकि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे मानधाता, उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा था। और आज वर्तमान समय में देखा जाए आपके एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से अगर हम देखें इस नगर को, तो पूरा हमें ओम की आकृति का दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? ओमकारेश्वर पड़ा है। और यहीं पर मध्य प्रदेश के जो आपके 2 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, एक है आपका महाकाल ज्योतिर्लिंग जो कहाँ पर है? उज्जैन में है, और दूसरा जो ज्योतिर्लिंग वो कहाँ पर है? आपका ओमकारेश्वर में है। और यहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहाँ पर है? ओमकारेश्वर, ममलेश्वर कहाँ है? ओमकारेश्वर में। अब इस ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है और लंबाई कितनी है? तो इस ओमकारेश्वर बांध की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 73 मीटर है। कितनी है? 73 मीटर है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 949 मीटर। कितनी है? इसकी लंबाई 949 मीटर। ये हो गया लंबाई और ये हो गई इसकी ऊंचाई। तो ये आपको याद रखना है। और इस ओमकारेश्वर परियोजना से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? तो इस ओमकारेश्वर विद्युत परियोजना से लगभग 520 मेगावाट। कितना? 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। अब आगे चलकर हम एक और चलते हैं, तो इसी खंडवा में हमें सुक्ता बांध भी देखने को मिलता है। ओके, यह भी नर्मदा की सहायक नदी पर ही बनाया गया है। अब अगला बांध आता है खरगोन में, और इस खरगोन में स्थित बांध का नाम क्या है? महेश्वर बांध। क्या नाम है? महेश्वर बांध। महेश्वर क्यों प्रसिद्ध हुआ था? तो महेश्वर अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध है। और ये देखा जाए आपकी इंदौर की होलकर महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, उनकी यह द्वितीय राजधानी था। पहली राजधानी क्या थी? इंदौर, और द्वितीय राजधानी क्या थी? खरगोन में स्थित महेश्वर, जो बड़े बड़े घाट के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कई मूवियों की शूटिंग भी हो चुकी है। अर्थात ये देखा जाए फिल्म दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नगर है कौन सा? महेश्वर है। अब महेश्वर में जो बांध बनाया गया है उस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो उस बांध की ऊंचाई कितनी है? तो उस बांध की ऊंचाई है महेश्वर में 35 मीटर। कितनी है? 35 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। और यह देखा जाए कितने विद्युत का उत्पादन करता है? तो यह देखा जाए 400 मेगावाट। कितना? 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो देजला देवड़ा, ओके, देजला देवड़ा परियोजना भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? खरगोन में देखने को मिलती है। देजला
देवड़ा परियोजना भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? खरगोन में। यह भी नर्मदा की सहायक नदी के ऊपर स्थित बांध है। तो कौन कौन से बांध है? इसके अलावा एक और आगे बांध आ जाता है अलीराजपुर में, जिसे अपन जोबट या आजाद परियोजना के नाम से भी जानते हैं, जो अलीराजपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद परियोजना, जिसे जोबट परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन से बांध होगी जो नर्मदा पर स्थित है? तो सबसे पहले बरगी बांध, दूसरा आता है बारना बांध, तीसरा आता है कोलार बांध, चौथा आता है आपका पुनासा इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, सुक्ता परियोजना, महेश्वर परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना और जोबट परियोजना। परंतु इस नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर बांध है। इसके बारे में तो आपने सुन रखा होगा और इसको आपने टीवी में भी देखा होगा या फिर आप यहाँ पर घूमकर भी आए होंगे। तो नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। और इस सरदार सरोवर परियोजना का शिलान्यास किसने करा था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। किसने करा था? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा था। परंतु इसका उद्घाटन किसने करा? तो इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा था। और कब करा था? तो 17 सितंबर 2017 को करा था। ये याद रखिएगा। 17 सितंबर क्या है? वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, जिसे हम सेवा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। काय के रूप में बनाते हैं? हम सेवा दिवस के रूप में भी बनाते हैं। इस सरदार सरोवर परियोजना से कितनी विद्युत का उत्पादन होगा? तो इस सरदार सरोवर परियोजना से लगभग 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। कितना? 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। अब ये 1450 मेगावाट जो बिजली बनेगी, इसमें से 57% हिस्सा एमपी का होगा, 27% हिस्सा महाराष्ट्र का होगा और बाकी का 16% हिस्सा किसका होगा? आपका गुजरात का होगा। तो याद रखिएगा, जो 1450 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो सरदार सरोवर परियोजना में होगा, उसमें से 57% एमपी का हिस्सा, 27% महाराष्ट्र का हिस्सा और 16% गुजरात का हिस्सा हमें देखने को मिलता है। यह नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध है। परंतु मध्य प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर। सबसे लंबा कौन सा है? आपका बरगी बांध। और नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो नर्मदा नदी पर स्थित सबसे ऊंचा बांध सरदार सरोवर परियोजना है और इसकी लंबाई लगभग 138 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। तो ये आपको याद रखना है। इसी सरदार सरोवर परियोजना के मध्य में एक स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जिसे अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी कहते हैं। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण करने में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए हैं? लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरदार सरोवर जो परियोजना है, ये गुजरात के केवड़िया जिले में है। कहाँ पर है? केवड़िया जिले में है। और इस सरदार सरोवर परियोजना के मध्य जो स्टैचू ऑफ यूनिटी अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का जो निर्माण किया गया है, यह लगभग 181 मीटर ऊंची प्रतिमा है और यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है। 181 मीटर इस प्रतिमा की ऊंचाई क्यों रखी गई? क्योंकि गुजरात के विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी कितनी है? 181 है। तो इसी कारण इसकी ऊंचाई इतनी रखी गई है। इसके प्रमुख देखा जाए बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या था? तो इसके बनाने वाले प्रमुख वास्तुकार का नाम क्या था? राम वंजी सुतार। ये क्या है? इसके प्रमुख बनाने वाले आर्किटेक्चर है। इसके अलावा एक और प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर कराया गया है? तो एक और छोटी प्रतिमा का निर्माण अहमदाबाद में कराया गया है। अब देखा जाए इसके बाद इस नर्मदा नदी के ऊपर कौन कौन से जलप्रपात हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बारे में चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।